गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का वही पार्ट अपना कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 2, जिसका पार्ट 3 मैं करवाऊंगा आपको आज। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है जल, ठीक है, जिसे हम वाटर भी कहते हैं। जल दोस्तों देखा जाए तो एक नवीकरण संसाधन है। नवीकरण का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है ना। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जो नवीन बन जाते हैं, ठीक है ना। वो संसाधन जो वापस जो है बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से संसाधन जो वापस बन जाते हैं, हमें वापस मिल जाते हैं, वो जैसे सौर्य, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, है ना, सौर्य ऊर्जा हो गई। ये ऐसे संसाधन हैं जो नवीकरणीय है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यू हो जाते हैं कुछ समय बाद में, ठीक है। अब देखा जाए तो विश्व का यानी जो धरती है, पृथ्वी के 3/4 भाग पर तो क्या है, पानी है, यानी कि जल है, ठीक है ना। जैसे ये अगर पाई चार्ट मैंने बनाया, पाई चार्ट अगर देखें तो 30% जमीन है और बाकी 70% यानी कि 3/4 क्या है, पानी है, ठीक है ना, क्या है, जल है अपने आप पे। अब इसी वजह से इसको पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ये जल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो 3/4 पानी है, इसका 97% जल जो है खारा है, ठीक है, जो कि महासागरों में पाया जाता है। सॉल्टेड वाटर हम जिसे कहें, केवल 2.7% यानी कि 2.7% अलवणीय जल है, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसका भी 70% भाग का हिमखंडों के रूप में है। किधर है, हिमखंडों के रूप में, जिसको ग्लेशियर कहते हैं, यानी बर्फ की चादरों के रूप में। तो हमारे पास जो उपयोग करने लायक जो जल है वो कितना प्रतिशत रहा, 1% ही रहा। कितना रहा, 1% रहा। अब ये 1% जल हमें कहाँ मिलेगा, तो ये 1% जल हमको मिला भौम जल, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है ना, जिसे भूमिगत जल भी कहा जाता है। नदियों में, झीलों में, तालाबों में और जलवाष्प के रूप में, जिनको वाटर वेपर्स कहा जाता है, में ये हमें मिलते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास उपयोग करने लायक जल कितना है, 1% ही है। और ये 1% जल भी जो है हमें ग्राउंड वाटर में, नदियों, झीलों, जलवाष्प के रूप में मिलता है। यानी कि हमारे पास मनुष्य के पास उपयोग करने लायक जल बहुत ही कम है। अब देखिए, एक फैक्ट आप लोगों के सामने रखता हूं मैं, वो ये है कि जल की कुल मात्रा तो स्थिर है। स्थिर का मतलब है कि ना तो इसे घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ना तो इसे घटाया जा सकता, ना ही बढ़ाया जाता है। स्थिर है का मतलब जितना करोड़ों साल पहले था उतना ही आज भी है, ठीक है ना। तो अब ये जो जल जो है, मैंने बताया कि ये रिन्यूएबल सोर्स है। क्या है ये, नवीकरणीय संसाधन है। तो कैसे नवीकरणीय है, तो इसके बारे में देखते हैं, एक वाटर साइकिल से पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, वाटर साइकिल, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा एक सरल से एक चित्र बनाया है। इस चित्र की सहायता से मैं आपको एक स्टेप्स बताऊंगा कि जल चक्र यानी जो वाटर साइकिल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चक्र, जल चक्र के जो स्टेप्स होते हैं ना, पहला स्टेप्स में होता है वाष्पन होता है, ठीक है ना। वाष्पन का मतलब होता है कि जो जल होता है वो सूर्य की किरणों की सहायता से गर्म होकर भाप में बदलता है, ठीक है ना। यानी जल का भाप में बदलना, इसको हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और ये दिन भर होता रहता है, ठीक है ना। ग्रीष्म काल में ज्यादा होता है और शीतकाल में थोड़ा कम होता है, लेकिन ये पूरे साल चलता रहता है। ये प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है। दूसरा जो स्टेप आता है, जो दूसरे जो उसमें स्टेप है, वो है संघनन की, ठीक है ना। वाष्पन क्रिया जब होती है, जब भाप जो होती है वो भाप आगे जाती है, यानी ऊपर बढ़ती है, कि हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर बढ़ के बादलों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, बादलों का निर्माण करेगी। और बादल क्या करेंगे कि वो बादल ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए वो संघनन क्रिया करेंगे, यानी कि ठंडे हो जाएंगे, ठीक है ना। संघनन क्रिया होगी, ये ठंडे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये ठंडे हो जाएंगे। संघनन क्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाएंगे, ये ठंडे होंगे, ठीक है ना। अब तीसरा जो स्टेप आ रहा है, वर्षण हो गया। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बादल क्या करेंगे, बादल इनको पकड़ के रखनी पड़ेंगे, यानी भारी हो जाएंगी। भारी होंगी तो बूंदों के रूप में, ठीक है ना, बूंदों के रूप में धरती पर, ठीक है ना, वर्षा के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। अब पानी एक बार वर्षा के रूप में नीचे आ चुका है
आने के बाद ये क्या होगी, फिर से नदियों में नदियों द्वारा वापस जो है अपने निर्धारित स्थान वापस समुद्र में चला जाएगा। ठीक है ना। कुछ प्रतिशत तो जलवाष्प के रूप में रह जाएगा, बाकी सारा पानी कहाँ चला जाएगा, नदियों के द्वारा कहाँ जाएगा, समुद्र में। और यही जो पानी है अपने जो भूमिगत जल होता है उसमें भी स्टोर होता है। भूमिगत जलों में भी जब भूमिगत स्रोत बनते हैं इसी से, झीलों में भी पानी ऐसे ही जाता है। ठीक है ना। तो तालाबों के अंदर भी पानी जो होता है वो इसी तरीके से इकट्ठा होता है। ठीक है ना। यानी हर साल बारिश होगी तो वही जो तालाब झील जो है अपने वापस भर जाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है एक ही बांध है अपना जवाई बांध, और हर गर्मी में हालत की होती है पानी नहीं होता, और बारिश जब होती है तो इसके अंदर पानी भर जाता है। यानी जो पानी पहले था उतना ही पानी वापस इसके अंदर भर जाता है। तो पानी क्या हो गया, जल क्या हो गया, एक रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अब देखिए जल का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो मनुष्य जो है जल का उपयोग कई तरीके से करता है, जैसे पीने व धुलाई में करता है, जिसे ड्रिंकिंग और वॉशिंग कहते हैं। ठीक है ना। यानी हम अपना ज्यादातर जो पानी है हम यूज करते हैं पीने के लिए और धुलाई में। ठीक है। कपड़ों की धुलाई होगी, गार्डन में पौधों को पानी पिलाना हो गया, है ना, अपने जो गाड़ी है उसको साफ करना हो गया, घर साफ करना हो गया, उसमें हम काफी सारा पानी इन जल का उपयोग कर लेते हैं। फिर जल विद्युत का निर्माण भी जो है पानी से ही किया जाता है। ठीक है ना। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इस तरीके से जहाँ बारिश का पानी होता है वहां पे बांध बनाया जाता है और पानी को इकट्ठा किया जाता है झीलों के अंदर, और नीचे जो टरबाइन लगा दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है ना। जैसे इस तरीके ऊपर पंखुड़ी होती है, पानी जल इसके ऊपर गिरता है और ये बहुत तेजी से घूमता है, जिसमें एक शाफ्ट होती है, और ये शाफ्ट होती है जनरेटर से जुड़ी हुई होती है। जनरेटर क्या करता है, विद्युत का निर्माण करता है। ठीक है ना। विद्युत निर्माण होता है, और विद्युत निर्माण जब हो जाता है तो यहीं पे जो है इसी से तारों के थ्रू जो है वो आगे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है। तो विद्युत निर्माण भी हम इसी से करते हैं। फिर खेती के लिए भी उपयोग किया जाता है जल, उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया में भी जल का बहुत ही ऐसे ही हम क्या करते हैं, इनका यूज कर लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे जल की कमी के कारण क्या क्या है। जल की कमी के मुख्य कारण क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, कॉजेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या क्या है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है जल का प्रदूषित होना। यानी हम क्या करें, जल को प्रदूषित करते हैं। अब जल को प्रदूषित कैसे करते हैं, तो उद्योगों का जो भी कचरा होता है, ठीक है ना, उद्योगों का जो कचरा है, यानी जो पानी होता है, जल होता है ना, जो कि जल है, खराब जल जिसको हम कहते हैं, इसको अगर हम नदियों में डाल देंगे तो क्या होगा, जल क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है। फिर बढ़ती जनसंख्या के कारण जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही जल की मांग बढ़ जाएगी। यानी कि मांग बढ़ने से क्या होगा, जल की कमी आएगी। यानी कि मांग बढ़ेगी, उपभोग बढ़ जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उपभोग बढ़ जाएगा। उपभोग बढ़ जाएगा तो प्रति व्यक्ति पानी कम हो जाएगा। ठीक है। फिर तो भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। देखो भोजन के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब फसल उगाएंगे तो फसल को पानी पिलाना ही पड़ेगा। साथ में नकदी फसल, ऐसी फसल जिनको कैश क्रॉप्स कहते हैं, जिनको बेचने से हमें बहुत सारा पैसा मिलता है, उन फसलों के लिए भी, उन फसलों में बहुत सारा जल जो है वो हम उपयोग कर देंगे। अत्यधिक जल का उपयोग होता है, अत्यधिक जल का उपयोग होता है। ठीक है। अब देखें, फिर नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। देखें नगरीकरण बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि वहां पे पानी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। पानी का उपयोग बढ़ता ही जाता है। नगर के अंदर लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होती है तो पानी की भी उनको जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी जल की आवश्यकता होगी, इस तरीके से पूरा किया जाता है। तो उससे क्या होती है, मांग बढ़नी है, और नगरीकरण बढ़ने से पानी की समस्या हमेशा आती है। ठीक है। फिर बेहतर होता है जीवन स्तर। जैसे जैसे जीवन स्तर व्यक्ति का बेहतर होता जाएगा तो बहुत सारी दूसरी क्रियाएं करते रहेंगे जिसमें जल के उपयोग होते हैं। जैसे वो गार्डन लगाएगा अपने खाली जगह में, है ना, वो क्या करेगा, क्रियाएं करेगा। कौन सी क्रियाएं, जैसे गार्डन, बगीचा लगा दिया इसने, बगीचा लगा, खाली समय है, बहुत सारी चीजें लाता है, कार धोने में इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये सब ऐसे कारण है जिससे जल की कमी हो जाती है। ठीक है ना। ये तो मानव द्वारा जल की कमी है। प्राकृतिक कारण भी है इसके, वो है जैसे कम वर्षा होना। ठीक है ना। कम वर्षा होने से भी क्या होता है कि
पानी की जल की यानी कमी हो जाती है, ठीक है ना। और भूमिगत जल का अधिक उपयोग कर लेना, ये भी मानवीय कारण है, ठीक है ना। अब देखिए जल उपलब्धता की समस्या क्या क्या होती है, यानी जल उपलब्धता जो है कैसे उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्या समस्या आ रही है पृथ्वी की जल उपलब्धता में। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण से जलवायु प्रदूषित होता है। कैसे, देखो अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तर पश्चिम मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अलवणीय जल की कमी है। अलवणीय जल मैंने आपको बताया कि कौन सा जल हो गया, फ्रेश वाटर हो गया। अलवणीय जल कौन सा हो जाएगा, फ्रेश। इस फ्रेश वाटर की क्या है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमी है, ठीक है। क्यों कमी, क्योंकि ये ऐसे जलवायु प्रदेश में आते हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है। तो यहाँ ध्यान योग रखने बात योग ये है कि पश्चिमी राजस्थान जो है वो भी इसी तरीके से आता है, ठीक है ना। फिर आपका हो गया ये मध्य कर्नाटक जो हो गया, उसमें भी यही एक समस्या है, विशेष है प्रदेश होने की वजह से वहां पे पानी की कमी आ जाती है, अकाल पड़ता है। फिर वार्षिक वर्षण की विविधता के कारण, यानी जो साल भर में जो वर्षा हो जाती है जिसको हम एनुअल रेनफॉल कहते हैं, ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। रेगिस्तान के अंदर बहुत कम होती है, ठीक है ना। रेगिस्तान क्षेत्र में केवल 20 mm की बारिश होती है, 10 से 20 mm की बारिश होती है। तो वार्षिक वर्षा कम हो रही है तो भी पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और अत्यधिक अगर होती है वर्षा तो भी समस्या होती है कि बाढ़ बहुत आ जाती है फिर, है ना। यानी अगर अत्यधिक बारिश होगी, अत्यधिक वर्षा से बाढ़ देगी, बाढ़ आ गया तो फिर सारा पानी यूं ही बह के खराब हो जाएगा। फिर अति उपयोग के कारण, यानी हम जो जल है, जल का हम अगर अत्यधिक उपयोग कर लेंगे तो भी जल की कमी ही आएगी। फिर जल स्रोत का प्रदूषण होना, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे तो वो उपयोग नहीं कर पाएंगे, समस्याएं आएंगी, ठीक है ना। अब इन्हीं चीजों के लिए हम इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, जल का संसाधन करना पड़ता है। इन जल संसाधनों को संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है ना। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक है ना, प्रिजर्व करना, जिसको हम कहते हैं प्रिजर्व करना, ठीक है। अब क्यों करेंगे भाई, पहली बात तो यही है। तो क्यों करेंगे, क्योंकि अति उपयोग और प्रदूषण ने इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। यानी जब हम पानी का अति उपयोग करेंगे और प्रदूषण अगर हो जाए तो ये हमारे उपयोग लायक नहीं बचेगा फिर पानी, ठीक है। फिर रसायनों का विसर्जन करते हैं, यानी जल के अंदर औद्योगिक जो रसायन होते हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है ना। वही स्राव किया जाता है, बाहर से उसमें अंदर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये प्रदूषित होता है, ठीक है ना। फिर नाइट्रेट जो धातुएं होती है जल को प्रदूषित कर लेती हैं। रसायन जो क्या बोलते हैं, खनिज होते हैं, ठीक है, रासायनिक खनिज जो होते हैं जल के माध्यम से मानव शरीर में घुस जाते हैं और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ये भी एक कारण है, हमें इसलिए भी जल संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। यानी अगर रसायन अगर जल में घुल जाएंगे तो जल अनुपयोग हो जाएगा, ठीक है ना, अनुपयुक्त बन जाएगा। अगर क्या होगा, जल के अंदर घुस गया तो जल कैसा हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। तब संरक्षण कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन और अन्य वनस्पति आवरण को, भूमिगत जल को पुनः पुनर्जीवित करते हैं। यानी वन और अन्य वनस्पति आवरण बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। यानी वनोन्मूलन करना, वनोन्मूलन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वनावरण करना पड़ेगा, वनावरण करना पड़ेगा। वन के आवरण हमें लगाने पड़ेंगे और पेड़ लगाने पड़ेंगे, कुल मिला के। अच्छा, पेड़ लगा देंगे हम तो भूमिगत जल, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा कि जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी, ठीक है ना। और पानी जो होगा वो बहेगा नहीं, पानी एक जगह रुकेगा, पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर जल संग्रहण कर सकते हैं, जल को इकट्ठा करने, ठीक है ना, जल को इकट्ठा किया जा सकता है झीलों को तालाब बनाकर, इस तरीके से। फिर जल रिसाव रोकना, यानी ऐसी जगहों से जहाँ पे जल का रिसाव होता है, ठीक है ना, ऐसी जगह से जहाँ पे जल का क्या होगा, रिसाव होता है, यानी जल निकलता है, रिसता है, उसे रोक दीजिए। नहरों को, टाकों आदि की मरम्मत करवा दी जानी, ठीक है ना। फिर अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकना। देखिए जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे जल का वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो वाष्पीकरण को रोकने के लिए क्या कहते हैं, सिंचाई जब हम करेंगे ना खेतों में, तो पानी जब हम छोड़ते हैं नाले के थ्रू वो पहुंचता है तो क्या होगा, उसमें वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर क्या होते हैं कि बड़े बड़े स्टेडियम्स में आपने देखे होंगे, क्रिकेट स्टेडियम्स में देखे होंगे,
जहाँ पे जो घास होती है उसको पानी पिलाने के लिए जमीन के अंदर ही बटन दबाने से ही एक नोजल बाहर आती है, पाइप बाहर आ जाते हैं। और वो जो पाइप होते हैं उन पाइप के थ्रू क्या होता है, इस तरीके से पाइप बाहर आती है, ठीक है ना। और इसमें नोजल्स होते हैं, तो पानी जो होता है चारों दिशा में इस तरीके छिड़क जाता है उसके ऊपर गोल गोल घूमते हुए, ठीक है। चाय के बागानों में ऐसे ही उपयोग किया जाता है। फिर आती है ड्रिप या टपकन विधि का प्रयोग करना, यानी पेड़ों की जो क्यारियां लगा दी गई हैं वहां पाइप बिछा दे और नोजल वहां पर लगा दे, यानी उसको मुंह वहां पर उस तरीके से लगा दे। फिर अब ये कहाँ लगेगी, जड़ों में लगे पौधों के। अब पौधों की जड़ों में सीधा पानी बूंद बूंद गिरेगा, इससे भी क्या होगा कि जल का जो है संरक्षण हो जाएगा। फिर घरों की छतों पर वर्षा जल को एकत्र करके भी हम जल संग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने आज अपना जो टॉपिक जो था हमारा जल, वो हमने पूरा किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सवाल में थोड़ा बदलाव किए हैं मैंने, अब मैंने थोड़े ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, इसमें मैंने आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है ना। आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और अपने उत्तर इसमें लिखिए। 5वां जो प्रश्न है, जल चक्र का चित्र बनाना है, ये आपको स्वयं करना है भाई, ठीक है ना। यह सवाल ऐसा है कि आपको ही करना है, उत्तर दिया हुआ है, स्वयं इसे कीजिए, बढ़िया तरीके से बनाइए इसे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।